कांग्रेस के लुभावने चुनावी वादों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए तीखा प्रहार किया है। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो देश की जनता को बताएं कि वो अपनी खटाखट स्कीम के लिए फंड कहां से जुटाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया कि मौजूदा एनडीए सरकार का राजकोषीय प्रबंधन कोविड-19 महामारी का सामना करने के बावजूद यूपीए की तुलना में बहुत बेहतर है, जिसमें राहत प्रयासों के लिए बड़ी मात्रा में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर करारा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी अपने खटाखट स्कीम्स के लिए जन कल्याण की कितनी योजना को बंद करने का इरादा रखते हैं। सवाल को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि इन खटाखट योजनाओं के लिए पूरा खर्च कितना आएगा। इन खर्चों को करने के लिए क्या कांग्रेस उधार लेने की योजना बना रही है या फिर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने सीधे सीधे राहुल गांधी को इन सवालों के जवाब देने की चुनौती दी है। वित्त मंत्री ने आंकड़ों के जरिए जनता के सामने देश पर कर्ज के बोझ की स्थिति को रखने का प्रयास किया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा एनडीए सरकार का राजकोषीय प्रबंधन कोविड-19 महामारी का सामना करने के बावजूद यूपीए की तुलना में बहुत बेहतर है, जिसमें राहत प्रयासों के लिए बड़ी मात्रा में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक साल 2004 और 2014 के बीच केंद्र पर कर्ज का कुल बोझ 18.74 लाख करोड़ से 3.2 गुना बढ़कर 58.59 लाख करोड़ हो गया। इसके विपरीत 2014 से 2024 के बीच केंद्र सरकार पर कर्ज का बोझ 2.9 गुना बढ़ा, जबकि कोविड महामारी के दौरान सरकार की आमदनी में कमी आई और खर्चा अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गया। साल 2013-14 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज जीडीपी का 52.2% था। वो 2018-19 में वित्तीय अनुशासन की वजह से घटकर 48.9% पर आ गया। इसी अवधि में वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.5% से घटकर 3.4% पर आ गया। लेकिन कोविड महामारी की वजह से 2020-2021 में वित्तीय घाटा 9.2% पर पहुंचा, जो 2023-24 में कम होकर 5.8% पर आ गया है। वित्त मंत्री ने एक बार फिर से यूपीए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा कि कोविड जैसी मजबूरी के बिना यूपीए सरकार के शासनकाल में 2 साल में वित्तीय घाटा 6% से ज्यादा क्यों रहा। इसी तरह यूपीए के दौरान शुद्ध उधारी 4.5 गुना क्यों बढ़ी, जबकि एनडीए शासन के दौरान कोविड के बावजूद शुद्ध उधारी केवल 2.6 गुना ही बढ़ी। जब कोविड के दौरान यूपीए के ही विचारकों ने ज्यादा नोट छापने की वकालत की थी, और अब वही देश पर कर्ज के बढ़ते बोझ का रोना क्यों रो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने सवालों की धार को और भी तीखा करते हुए वित्त मंत्री ने यूपीए की बजट पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि बजट में घाटे को कम दिखाने के लिए यूपीए ने ऑयल बॉन्ड जारी किए और बजट घाटे का बोझ भविष्य की जनता के लिए छोड़ दिया। तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए यूपीए ने साल 2014 तक 1.48 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड सब्सिडी के तौर पर जारी किए। इन ऑयल बॉन्ड्स की वजह से 2014 में एनडीए को कर्ज का बोझ विरासत में मिला। साल 2014 से साल 2024 के बीच इस कर्ज के बोझ को उतारने के लिए एनडीए को 1.43 लाख करोड़ मूल और ब्याज के तौर पर चुकाना पड़ा। एनडीए सरकार के दौरान बजट बनाने और सब्सिडी के मोर्चे पर पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए न केवल यूपीए सरकार के दौरान लिए गए कर्जों की अदायगी की गई, बल्कि खाद्य सब्सिडी का पूरा प्रावधान सीधे तौर पर बजट में किया। इसी तरह से यूपीए की पीएम शहरी आवास योजना के लिए गए 33,000 करोड़ के एनएसएसएफ कर्ज को भी वापस किया गया और एयर इंडिया के भारी भरकम कर्ज के बोझ को भी उतारा। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यूपीए शासनकाल में तुरंत फायदा देने वाली योजनाओं के लिए भविष्य के विकास को सूली पर चढ़ा दिया। वित्त मंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि साल 2003 के मुकाबले 2023 में केंद्र पर कर्ज की स्थिति बेहतर हुई है। दूसरे देशों की तुलना में भी भारत में डेट जीडीपी का अनुपात 81% पर है, जो जापान में 260%,
इटली में 140%, अमेरिका में 121% और फ्रांस में 111% से ज्यादा है। साथ ही यूपीए के दौरान ईसीबी लोन हर साल 21.1% की दर से बढ़ा, जबकि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सालाना वृद्धि दर 4.5% रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अब फाइनल कर दिया है। चाबहार बंदरगाह के लिए दोनों देशों के बीच 2 दशकों से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है। ये इस समझौते के बाद 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर भारत का नियंत्रण हो जाएगा। सोमवार का दिन भारत और ईरान के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने हमारे चाबहार पोर्ट की लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोगों ने दस्तखत की है। और ये बहुत साल से बातचीत चल रहे थे। इतना दिन तक तो ये शॉर्ट टर्म के थे, तो इसलिए इस पोर्ट के भविष्य को मजबूत बनाने के सिलसिले में और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को साकार करने के लिए आज ऐसे एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इस समझौते को लेकर भारत के बंदरगाह और नौवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोमवार को तेहरान पहुंचे और वहां ईरान के अपने समकक्ष मंत्री के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट के विकास हब के तौर पर स्थापित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। चर्चा में इस बात को रेखांकित किया गया कि यह पोर्ट अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में अहम साबित होगा। तेहरान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच नए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर के गवाह बने। अनुबंध के तहत IPGL अनुबंध की अवधि के दौरान बंदरगाह को और अधिक सक्षम और संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। 10 साल की अवधि के अंत में दोनों पक्ष चाबहार में अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। IPGL बंदरगाह को और अधिक सक्षम करने में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के मकसद से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ ही हमने चाबहार में भारत की दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर से चाबहार बंदरगाह की व्यवहार्यता पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। चाबहार न केवल भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है, बल्कि समुद्र दृष्टि से भी ये एक उत्कृष्ट बंदरगाह है। इस कदम को भारत के लिए ईरान और मध्य एशिया में भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बार होगा जब भारत विदेश की धरती पर किसी पोर्ट का प्रबंधन अपने हाथों में लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाबहार भारत के लिए इतना अहम क्यों है? भारत को इससे किस तरह का लाभ होगा? दरअसल दोनों देशों के बीच इस समझौते से बड़े क्षेत्रीय प्रभाव पड़ेंगे। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल जाएगा। चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और बड़े यूरेशियन क्षेत्र के लिए भारत की प्रमुख संपर्क कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे भारत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ साथ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना है, जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने में सक्षम बनाएगा। चाबहार की वजह से पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट में चीन का निवेश है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इससे गहरा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, भारत ने ईरान में 213 किलोमीटर लंबी जारांस दिलाराम सड़क का काम भी पूरा कर लिया है। ये सड़क अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत से निकलती है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान प्रांत में पड़ता है। ये कई देशों के लिए व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, साथ ही ओमान और फारस की खाड़ी के भी करीब है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह को विकसित किए जाने को लेकर समझौता हुआ था। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट के MCD अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में ठोस कचरे के निपटारे में वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं।
कोर्ट ने मौजूदा हालात को निराशाजनक बताया। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि केंद्र भी मामले को देखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि राजधानी दिल्ली में रोजाना इकट्ठा होने वाले कुल कचरे में से 3000 टन ठोस कचरे का निपटान नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एमसीडी को निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभागों के साथ बैठकर मामले का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 जुलाई तक अगर अधिकारी ठोस नीति नहीं बनाते हैं तो हम सख्त आदेश पारित करेंगे। सोमवार को आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। इस घटना को भाजपा नेताओं ने शर्मसार करने वाली घटना करार देते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपकी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक सीएम हाउस के भीतर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। इस घटना को भाजपा नेताओं ने शर्मसार करने वाली घटना करार देते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी में नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। देखिए, बहुत स्पष्ट दिखता है कि नारी शक्ति आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं। अगर डीसीएम की, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की, अगर पूर्व अध्यक्ष अगर उसमें है और राज्यसभा की सांसद वो सुरक्षित नहीं मुख्यमंत्री के घर में, तो प्रश्न ये उठता है पिटाई परिवार ने करवाई या पार्टी ने, पीए ने की कि किसी और ने की। अब ये सवाल खड़ा होता है, कुछ लोग परिवार के भी अब राजनीति में आते आगे दिखते हैं, तो क्या है तनाव ये बढ़ता जाएगा जब वापस अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल वापस जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है। अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने कहा कि उसके साथ सीएम हाउस में मारपीट की गई है। कुछ देर बाद सांसद मैडम पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आ गईं, लेकिन बाद में शिकायत देने की बात कहकर चली गईं। सुबह 9:34 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें लेडी कॉलर ने कहा था कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपिटाई हुई है। इसके बाद लोकल पुलिस ने इस कॉल पर रेस्पॉन्ड किया। कुछ देर बाद एमपी मैडम स्वाति मालीवाल जी पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आई, जहां से वो बिना कंप्लेंट दिए चली गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है। इस मामले पर भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने पुरानी घटना की याद दिलाते हुए बताया कि पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी मुख्यमंत्री निवास में मारपीट हुई थी। विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। मारपीट की घटना का सच तो स्वाति मालीवाल ही बता सकती हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसा को लेकर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ हैं, वे उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपनी विशाल और विविधता भरी अर्थव्यवस्था के कारण भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान रोजगार के अवसरों के मामले में बहुआयामी बदलाव आते देखे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार का मंजर लगातार बदल रहा है और कई सेक्टर विकास की ठोस संभावनाएं दिखा रहे हैं।
भारत में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के बारे में कोई भी रिपोर्ट रोजगार की स्थिति के बारे में नहीं बताती है। ऐसे में भारत के एक निजी संगठन स्कॉच ग्रुप ने असंगठित क्षेत्र में रोजगार के विषय में एक रिपोर्ट रिलीज की है, जो रोजगार की स्थिति को बयां करती है। इन्हीं संभावनाओं को और पुख्ता स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने एक नई रिपोर्ट मोदीनॉमिक्स के माध्यम से किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से 2024 तक के कार्यकाल में हुए सुधारों की चर्चा की है। इस श्रृंखला की ये 5वीं रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, जिसमें पीएम मोदी के सीएम से पीएम बनने तक के सफर की कहानी बयां की गई है। 51 करोड़ पर्सन ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। इसके अंदर 2 तरीके की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो क्रेडिट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है, जहां लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया है और उस लोन से काफ़ी अच्छी जॉब जनरेशन हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी लोन दिए गए हैं और उसकी वजह से ही कम से कम 2.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल ऐड हुई हैं। आज जब भारत आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे सेक्टर ऐसे हैं जिनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो देश में रोजगार के अवसरों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में लगातार सुधारों के चलते भारत में नए नए रोजगार की संभावना और नए रोजगार के निर्माण के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में साल 2014 से 2024 के बीच रोजगार के आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में 2014 से हर साल औसतन 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही 10 सालों में 51.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट लिंक्ड रोजगार और सरकारी योजनाओं की पहल से 2014 के बाद से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 10 सालों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए 2.52 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। पिछले 9 वर्षों के दौरान क्रेडिट गैप में 12.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसने क्रेडिट गैप में कमी, बहुआयामी गरीबी में कमी के बीच एक सकारात्मक संबंध भी दिखाया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कई सालों के डेटा आधारित साक्ष्य भी लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मोदी के कार्यकाल में वित्तीय समावेशन को गति मिली है। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो ये जनधन आधार मोबाइल आया, गांव-गांव के अंदर क्रेडिट लिंकेज गए, बैंक्स का अपना नेटवर्क बढ़ा। ये जो है फाइनेंशियल डीपनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई और क्रेडिट गैप जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर 12% आउटरीच गैप कम हुआ है। कुल मिलाकर भारत में तमाम सेक्टरों में रोजगार की स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आ रहा है। डिजिटल सेवाओं से लेकर तेजी से उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम तक देश रोजगार के बड़े मौके मुहैया कराने के मुहाने पर खड़ा है। आज जब देश 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब इस प्रकार की आई रिपोर्ट भारत के रोजगार के साथ विकसित भारत की कहानी को भी बयां करता है। भावना नैयर, नई दिल्ली, डीडी न्यूज। भारत में 11 और 13 मई का दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण में मिली सफलता के लिए जाना जाता है। इसलिए 11 मई के दिन को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया था। 11 और 13 मई का दिन भारत के तकनीकी प्रगति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्ष 1998 में इसे दिन भारत ने अभूतपूर्व पोखरण परीक्षण के माध्यम से परमाणु प्रौद्योगिकी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। तब से लेकर अब तक भारत हर बरस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर तकनीक की दुनिया में अपनी उपलब्धियां दुनिया के सामने रखता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता और तकनीकी प्रगति की निरंतर खोज को बढ़ावा देता है, साथ ही अपने वैज्ञानिक इतिहास को याद करने को प्रेरित करता है। In 2024, the celebration will include events, seminars and discussions highlighting India's achievements and advancements in science, technology and innovation. It also provides an opportunity to reflect on how technology has transformed our lives and continues to drive the progress in various fields, from healthcare to digital communications to sustainable development and clean energy. दरअसल भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इनमें 45 किलोटन का एक तापीय परमाणु उपकरण शामिल था। इसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है।
11 मई को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलोटन का विखंडन उपकरण और 0.2 किलोटन का सहायक उपकरण शामिल था। इस परीक्षण की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज 3:45 पर भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। मैं इन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। 13 मई के इस गौरवपूर्ण क्षण के बाद दुनिया में भारत की गिनती परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में होने लगी और देश दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास ये क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सीबीएसई बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं में लड़कों के मुकाबले 6.40% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा का पास प्रतिशत 93.60 रहा। इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। 10वीं बोर्ड परीक्षा का पास प्रतिशत 93.6% रहा। इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। 94.75% लड़कियां और 92.71% लड़के 10वीं की परीक्षा में पास हुए। इस साल कुल 22,38,827 बच्चे 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 20,95,467 छात्र उत्तीर्ण हुए। केरल के त्रिवेंद्रम जोन में सबसे अधिक 99.75% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के सबसे अधिक 99.09% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब बात 12वीं की करें तो कुल 87.98% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। 12वीं में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज अधिक रहा। परीक्षा में 91.52% छात्राएं और 85.12% छात्र परीक्षा में पास हुए। ये जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि इतना अच्छा मार्क्स आया है। I did my best. I studied in the last few days and I was expecting actually 96, 97 but like second topper of DPS. I'm just like I'm on cloud 9. मैं एक PCM का स्टूडेंट हूँ और मेरे मैथ्स में तो बहुत अच्छे नंबर आए। केमिस्ट्री में भी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही नंबर आए। I've scored 83% with my hard work and the efforts put together by my parents and my teachers, which helped me to score the marks that I've achieved, and now I am preparing for my NEET examinations. मैं बहुत खुश हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी 92% आए हैं मैथ्स 10th। I secured 90% in my class 10 boards, and while I could have done better, I am quite satisfied with my marks. I've chosen humanities as my preferred stream, and I want to pursue corporate law as my career. I am Sumaya Razi from Sarvotam International School. आज मेरा क्लास 10th का रिजल्ट आया है and I'm very satisfied with my result. It's up to my expectations. For this, I'm very thankful to my parents and my teacher. त्रिवेंद्रम जोन में सर्वाधिक 99.91% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 1,16,145 छात्रों को 90% और 24,068 छात्रों को 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 16,21,224 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 14,26,420 बच्चे उत्तीर्ण हुए। आपको बता दें कि इस साल सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित की गई थी और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 72 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। 1990 में वो सक्रिय राजनीति में आए। 2004 के लोकसभा चुनाव में सुशील मोदी भाजपा के टिकट पर भागलपुर से सांसद बने। 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। सुशील मोदी 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को अमली जामा पहनाने में भी सुशील कुमार मोदी का बड़ा योगदान रहा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री सुशील कुमार मोदी जी का आकस्मिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। सौम्य स्वभाव, कुशल प्रशासक के रूप में योगदान तथा सार्वजनिक जीवन में शुचिता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में परिलक्षित होते थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और राज्य की विधायिका के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी ने उच्च आदर्शों को निभाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिवंगत नेता के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफ़ी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरण रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। एबीवीपी से भाजपा तक सुशील जी ने संगठन सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनकी राजनीति गरीबों और पिछड़ों के हितों के लिए समर्पित रही। उनके निधन से बिहार की राजनीति में जो शून्यता उभरी है उसे लंबे समय तक भरा नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में पूरी भाजपा उनके और शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित था। उन्होंने बिहार में पार्टी को मजबूत और लोकप्रिय बनाने के लिए काफी परिश्रम किया। बिहार के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। ईश्वर उनके और शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हमने साथ में संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित रहा। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के पथ पर लाने में सुशील मोदी जी का प्रयास बहुत मददगार रहा है। उनका ना होना असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सुशील मोदी के निधन समाचार को अत्यंत पीड़ादायक बताया और उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक जीवन में जनसेवा के लिए सदा समर्पित रहे सुशील कुमार मोदी जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। संगठन से लेकर सरकार तक कई पदों पर उनका कर्तव्यनिष्ठ निर्वहन उत्कृष्टता का प्रतिमान है। भाजपा संगठन और बिहार की सेवा में उनका अमूल्य योगदान अविस्मरणीय है। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार और समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार और भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और मेरे स्नेहिल बड़े भाई सुशील मोदी जी का निधन बहुत ही दुखद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और भाजपा के विस्तार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उनका समय निधन से मैं बहुत मर्माहत हूँ। ये उनके जाने का समय नहीं था। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि।
और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। तो अब आपको बताते हैं एक बार फिर से सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 66% से ज्यादा मतदान। अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी, अधीर रंजन चौधरी और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं समेत 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया भव्य रोड शो। वाराणसी की सड़कों पर उमड़ा अपार जनसमूह। लोगों ने पुष्प वर्षा से किया प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में किया धुआंधार प्रचार। पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कांग्रेस के हालिया बयान पर भी प्रधानमंत्री ने किया कटाक्ष। कहा, ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन लोगों को सपने में भी दिखाई देता है पाकिस्तान का परमाणु बम। लोकसभा के लिए धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह ने महाराष्ट्र के पालघर में भरी हुंकार, तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर घर जाकर किया प्रचार। अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से किया नामांकन। रायबरेली में राहुल गांधी ने जनसभा कर मांगा जनता से आशीर्वाद, तो प्रियंका गांधी ने भी घर घर जाकर किया प्रचार। उत्तर 24 परगना के बनगांव में ममता बनर्जी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट करने का आरोप। भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी में सुरक्षित नहीं नारी शक्ति। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर। खुदरा महंगाई अप्रैल में गिरकर पहुंची 4.83%। खाने पीने की चीजों के दाम गिरने और बुनियादी महंगाई दर में कमी के चलते मिली राहत। रोजगार पर ताजा रिपोर्ट का दावा। जन कल्याण की योजनाओं से हर साल 5.40 करोड़ रोजगार के अवसर हुए पैदा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक सकारात्मक असर। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 साल के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए मिलेगा नया रूट। सीबीएसई 12वीं और 10वीं के नतीजे घोषित। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 12वीं में 91.52% लड़कियां और 85.12% लड़के पास। 10वीं में कुल मिलाकर 93.60 उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का निधन। कैंसर से पीड़ित सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई गणमान्य लोगों ने जताया शोक। और इन सुर्खियों के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए।